दोस्तों, अगर आप इंडोनेशिया जाना चाहते हो तो इंडोनेशिया जाने के लिए हम इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल का ऑप्शन तो है ही, लेकिन एक EVOA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है, जिसके जरिए हम इंडोनेशिया जा सकते हैं। अब ये EVOA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल बेसिकली है क्या? तो ये बेसिकली है एक प्री अप्रूव्ड वीजा, और ये तकरीबन 97 कंट्रीज के लिए है। तो जो एलिजिबल कंट्रीज है वो कैन अप्लाई फॉर EVOA, उसकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर काफी कंट्रीज के नाम है, इंक्लूडिंग US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान एंड इंडिया। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल को अप्लाई करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा वो होगा हमारा पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की नहीं बल्कि 6 महीने से ज्यादा की ही होनी चाहिए। एक लेटेस्ट ट्रैवल एडवाइजरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ बाय कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन बाली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि काइंडली एंश्योर दैट योर पासपोर्ट हैज मोर देन 6 months, आई रिपीट, your passport has more than 6 months validity from date of arrival in Indonesia। यानी 6 महीने की वैलिडिटी नहीं चाहिए, 6 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी चाहिए, यानी कम से कम 7 या 8 महीने की वैलिडिटी तो होनी ही चाहिए। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कैलेंडर मंथ्स एंड नॉट 180 डेज, यानी कि यहाँ पर डेज हमें काउंट नहीं करना है, यहाँ पर हमें मंथ काउंट करना है। तो 6 महीने की वैलिडिटी पकड़ के मत चलना, 6 से ज्यादा की पकड़ के चलना, यानी कि 7 से 8 महीने की वैलिडिटी तो होनी ही चाहिए। और आगे ये लिखते हैं कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज इन बाली डू नॉट ग्रांट एंट्री टू एनी टूरिस्ट हु हैज लेसर वैलिडिटी, यानी कि अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीना या 6 महीने से कम की होगी तो आपको एंट्री ही नहीं दिया जाएगा। इसलिए कोशिश करना कि आपका जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है वो एटलीस्ट 7 से 8 महीने का होना चाहिए, ना कि उससे कम का, नहीं तो फिर आपको वो एंट्री करनी ही नहीं देंगे। तो इसका आप जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट की, जो कि है फोटो, यानी कि एक रीसेंट फोटोग्राफ की भी जरूरत पड़ेगी हमें, और जिसका डायमेंशन होना चाहिए 400 बाय 600 पिक्सल और शुड बी लेस देन 2 MB। तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कि कैसा होगा वो फोटो। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट्स होगा वो होगा हमारा ऑनवर्ड या रिटर्न फ्लाइट टिकट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो होने चाहिए ई वीजा ऑन अराइवल को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर ले चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इंडोनेशिया का ई वीजा ऑन अराइवल को अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज ये थी ऑफिशियल ई वीजा वेबसाइट फॉर इंडोनेशिया, और ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि evisa.imigrasi.go.id। तो इसकी जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और आप सीधा इस वेबसाइट पर आ जाओगे। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेप है। सबसे पहले हमें करना है अप्लाई, सेकंड करना है पेमेंट, और तीसरा हमें ई वीजा को डाउनलोड कर देना है। और नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा ऑन अराइवल EVOA एप्लीकेशन कैन बी डन साइमल्टेनियसली फॉर 5 पीपल, यानी आप एक साथ 5 लोगों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर, और अप्लाई पर क्लिक करने से पहले सबसे पहले तो हमें साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो सबसे पहले तो अपने ईमेल आईडी से यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना और अपने ईमेल आईडी को रजिस्टर करवा देना, जिससे कि इनकेस अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन भी गलत हो जाता है तो एटलीस्ट आप अपने ईमेल आईडी से साइन इन करके उस इन्फॉर्मेशन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे गेस्ट ही इस फॉर्म को फिल करने वाले हो तो शायद ही आपको इन्फॉर्मेशन को एडिट करने का मौका मिले, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। तो चलिए अब मैं साइन इन पर क्लिक करके आपको दिखा दूँ कि किस तरह से हमें क्या फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, और आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके सीधा साइन इन करना है। लेकिन क्योंकि मैं एक डमी वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं एज ए गेस्ट ही इसे अप्लाई करूँगा। तो चलिए पीछे चलते हैं और अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम ट्रैवलिंग ऑन द पासपोर्ट फ्रॉम प्लीज चूज योर कंट्री। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा इंडिया। द मेन पर्पज ऑफ माई विजिट टू इंडोनेशिया इज जनरल, फैमिली और सोशल। द सब पर्पज ऑफ माई विजिट टू इंडोनेशिया इज, तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा टूरिज्म, और आई वांट टू एक्सप्लोर एंड चूज अ वीज़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 4 टाइप के वीज़ा है, जैसे कि B1 टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल, C1 टूरिस्ट सिंगल एंट्री फॉर 60 डेज, D1 मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर 5 years, और D1 मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर 2 years। तो हम सिलेक्ट करेंगे B1 टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ B1 टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल एंड आई एम प्लानिंग टू स्टे फॉर, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 30 डेज का ही वीज़ा में मिलता है, तो बस 30 डेज को मैं सिलेक्ट करूँगा। और B1 वीज़ा में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। तो चलिए अब मैं क्लिक करता हूँ डिटेल एंड अप्लाई पर। तो यहाँ पर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है स्टे। आप ई वीज़ा ऑन अराइवल पर मैक्सिमम 30 दिनों के लिए रह सकते हो, और चाहे तो 30 दिनों के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। और ई वीज़ा ऑन अराइवल की जो कॉस्ट है वो है 5 लाख इंडोनेशिया रुपये, जो कि तकरीबन 2600 इंडियन रुपीज़। और इस वीज़ा से आप क्या क्या कर सकते हो, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है परफॉर्मिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू टूरिज्म एंड विजिटिंग फैमिलीज और फ्रेंड्स, डिस्कसिंग, नेगोशिएटिंग एंड और साइनिंग बिजनेस एग्रीमेंट, कंडक्टिंग फील्ड विजिट्स टू प्रोडक्शन साइट्स, माइंस, ऑफिस एक्सेट्रा। एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट इंक्लूड
इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मेडिकल फैसिलिटीज और अदर हेल्थ फैसिलिटीज। और चौथा पॉइंट है यू मस्ट कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन, यानी कि आपको वहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ही पड़ेगा। प्लस यू मस्ट ऑल्सो रिस्पेक्ट लोकल कस्टम्स, कल्चर एंड विजडम, एंड यू मस्ट हैव सफिशिएंट लिविंग एक्सपेंसेस वाइल इन इंडोनेशिया। तो आप अपने साथ मिनिमम $200 तो कैरी कर ही लेना। पॉइंट नंबर 5 जो कि अदर इन्फॉर्मेशन, तो पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है कि अगर आप इंडोनेशिया में वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वहाँ पर रहते हो तो आप पर कई लीगल चार्जेस लगा दिए जाएंगे, प्लस आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है कि यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, यानी कि आप वहाँ पर कुछ भी बेच नहीं सकते हो। पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है कि यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग रिवॉर्ड्स और वेजेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स और कंपनीज इन इंडोनेशिया, यानी कि आप वहाँ किसी भी कंपनी या इंडिविजुअल से कोई भी वेतन या फिर रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार नहीं ले सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, दैट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। तो आपको अपने साथ पासपोर्ट कैरी करना पड़ेगा जिसकी वैलिडिटी मिनिमम 6 महीने की नहीं बल्कि 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए, यानी कि 7 से 8 महीने की होनी चाहिए। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखना है। प्लस आउटबाउंड टिकट भी आपको कैरी करना पड़ेगा, यानी कि रिटर्न टिकट कैरी करना है या फिर आपको ऑनवर्ड टिकट अपने साथ कैरी करना ही पड़ेगा, जो कि आपको वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाना पड़ेगा अपॉन अराइवल। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की, जो कि वीजा वैलिडिटी फॉर अप टू 90 डेज। अब यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे कि वीजा की जो वैलिडिटी वो 90 डेज की और स्टे अप टू 30 डेज। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मान लो आपका ई वीज़ा जो है वो आज ही आ जाता है, तो आज से लेकर अगले 90 दिन तक आपका जो ई वीज़ा है वो वैलिड रहेगा, यानी कि आप इन्हीं 90 दिन के अंदर आप कभी भी इंडोनेशिया जा सकते हो। और जैसे आप इंडोनेशिया चले जाओगे ना तो इंडोनेशिया में आप मैक्सिमम 30 दिनों के लिए रह सकते हो। तो ये डिफरेंस बिटवीन 30 एंड 90 डेज। तो चलिए अब हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि टोटल 3 स्टेप्स है। तो सबसे पहला आप देख सकते हो कि हमें पासपोर्ट का फ्रंट पेज और फोटो अपलोड करना है। उसके बाद हमें फॉर्म फिल करना है और तीसरा हमें जो सारी डिटेल्स है उसे रिव्यू करना है और चेक बॉक्सेस को टिक करके सीधा सबमिट कर देना है। दैट्स इट। तो चलिए अब मैं यहाँ पर अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज और एक फ़ोटो भी अपलोड कर देता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर मिस्टर बीन का ही पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड कर दूंगा और यहाँ पर एक फ़ोटो भी हमें अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज़ है वो आप देख सकते हो कि 400 बाई 600 पिक्सल का होना चाहिए, दैट टू विद वाइट बैकग्राउंड, और मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए फोटो। तो चलिए अब मैं कोई भी यहाँ पर एक रैंडम फोटो अपलोड कर देता हूँ। तो मिस्टर बीन का ही फोटो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पासपोर्ट का फ्रंट पेज भी अपलोड कर दिया और फोटो भी अपलोड कर दिया। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पेमेंट टाइप दिखा रहा है वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमाउंट जो है वो फॉरेन करेंसी यानी कि इंडोनेशिया रुपया में ही कटेगा। तो हो सके तो कोई भी फॉरेक्स कार्ड या फिर नियो ग्लोबल कार्ड यूज करना, जिससे कि डेबिट कार्ड का जो चार्जेस है वो आपको कम से कम लगेगा। तो चलिए अब नीचे चलते हैं और फॉर्म को फिल करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें अपना पूरा नाम डालना होगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक रैंडम नाम डाल रहा हूँ, रोहन एटकिंसन करके, लेकिन आपको एकदम सही और पूरा नाम डालना होगा। सेक्स में मैं मेल डाल रहा हूँ, फीमेल हो तो फीमेल डालना। प्लेस ऑफ बर्थ में मैं मुंबई डाल रहा हूँ और डेट ऑफ बर्थ में मैं कोई भी एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ, लेकिन आपको एकदम सही डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, जैसे कि 1 जन 2000 करके। और फ़ोन नंबर इज़ ऑप्शनल, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो एस्ट्रिक मार्क है बस वही हमें फिल करना है। और फ़ोन नंबर अगर आप चाहे तो डाल सकते हो, तो मैं फिर भी यहाँ पर एक फ़ोन नंबर डाल ही देता हूँ 9999 करके। और नीचे है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। तो डॉक्यूमेंट टाइप होगा पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट नंबर, यानी अपना पासपोर्ट नंबर हमें डालना होगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ 123456 करके। और नेशनलिटी होगी इंडिया और डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा तो उसका डेट आपको डालना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम डेट डालता हूँ 1 जन 2030 करके। और इशूइंग प्लेस होगा मुंबई। अब जाते हैं नीचे एड्रेस इन इंडोनेशिया। तो रेसिडेंस टाइप में हम चूज़ करेंगे होटल, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने हॉस्टल या फिर होटल ही बुक किया होगा। तो उस केस में मैं होटल ही सिलेक्ट करना है। हालांकि यहाँ पर और भी कई ऑप्शन है, तो आप चाहे तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर होटल ही सिलेक्ट करूँगा। और मान लो आपने 2 से 3 होटल बुक किया होगा, तो जो सबसे पहला होटल का एड्रेस होगा ना उसी का एड्रेस आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम होटल या हॉस्टल का एड्रेस कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसका पोस्टल कोड भी हमें यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर देता हूँ उसका पोस्ट कोड भी और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जो जैसे मैं पेस्ट करूँगा ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, विलेज और इमिग्रेशन ऑफिस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि मेन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें अपना पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना है, दैट टू इन PDF फाइल। और साथ ही हमें अपना रिटर्न फ्लाइट टिकट भी अपलोड करना है, दैट टू इन PDF फाइल। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासपोर्ट और अपना रिटर्न फ्लाइट टिकट दोनों ही अपलोड कर देता हूँ और चलते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट कन्फर्मेशन। तो यहाँ पर हमें अपना ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पर मैं कोई भी रैंडम ईमेल आईडी डालता हूँ, लेकिन आपको एकदम सही ईमेल आईडी ही डालना होगा। तो ईमेल कंफर्मेशन में भी मैं सेम ईमेल आईडी डालता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो अब हम अपने आखिरी स्टेप पर आ गए, जो कि है रिव्यू एंड सबमिट। तो बस हमें एक बार फिर से अपने सारे डिटेल्स को रिव्यू करना है और ये जो चेक बॉक्सेस आप देख रहे हो इन सारे के सारे चेक बॉक्सेस पर हमें चेक करना है और कंफर्म करना है कि जो भी हमने डिटेल्स भरा है वो सारे के सारे डिटेल्स करेक्ट है। और नीचे हमें आई दी एप्लीकेंट हियर बाय टू सर्टिफाई दैट आई अंडरस्टैंड एंड एग्री ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन दिस एप्लीकेशन पर हमें चेक करना है और सेव पर क्लिक करना है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो यहाँ पर आप अपना ट्रांजेक्शन नंबर, नाम,
पासपोर्ट नंबर और वीज़ा टाइप देख सकते हो। अब चाहे तो ऐड अनदर पर क्लिक करके अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड का एप्लीकेशन भी फिल करके इसे सबमिट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं पीछे आता हूँ और यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर पर क्लिक करके हम फिर से अपने सारे डिटेल्स को रिव्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पीछे चलते हैं और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस देखने मिले, एज ए गेस्ट और विद रजिस्टर। तो एप्लीकेशन फिल करने से पहले ही मैंने आपको कहा था कि आप अपने ईमेल आईडी को रजिस्टर करवा लेना, जिससे कि अगर आपने एप्लीकेशन में गलती से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल भी दिया होगा तो एटलीस्ट आपको एडिट करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन शायद एज ए गेस्ट आपको एडिट करने का मौका ना मिले। तो इसलिए एप्लीकेशन फिल करने से पहले ही अपने ईमेल आईडी को रजिस्टर जरूर करवा देना। लेकिन फिलहाल मैं इसे एज ए गेस्ट भी अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन मान लेते कि आप विद रजिस्टर पर क्लिक करके इसे अप्लाई करते हो तो एक्शन के नीचे आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो बस उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मेकअप पेमेंट का ऑप्शन फिर से दिखाई देगा। तो आपके पास 3.5 घंटे हो गए, तो उन 3.5 घंटे के अंदर ही आपको पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप मेकअप पेमेंट पर क्लिक करोगे तो एक पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। तो बस आपको अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालकर पेमेंट कर देना है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप पेमेंट करो तो OSK के जरिए ही पेमेंट करो, जिससे कि हैकर जो है वो आपका कार्ड का डिटेल हैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक सेफ ऑप्शन है पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने के बाद अगर आपको अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना है तो बस सीधा वेबसाइट के मेन पेज पर आना है, ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, रजिस्टर नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको अपने पासपोर्ट नंबर डालकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेटिंग फॉर पेमेंट दिखा रहा है, लेकिन आपके केस में अप्रूव दिखाएगा। तो बस उस पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस के नीचे आपको अप्रूव्ड दिखा रहा है और उसके नीचे डाउनलोड ई वीज़ा का ऑप्शन दिखा रहा है। तो बस आपको अपने ई वीज़ा को डाउनलोड करना है और कुछ इस तरह का होगा आपका ई वीज़ा। और मान लो 3 दिन के बाद भी आपका ई वीज़ा नहीं आया तो आप उन्हें ईमेल के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए या फिर ट्विटर के जरिए उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन बेहतर होगा कि आप उन्हें ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कीजिए और ईमेल में आप उन्हें अपना रजिस्टर नंबर, पासपोर्ट का फ्रंट और बैक पेज और अपना फोटो भी उन्हें भेज दीजिएगा, जिससे कि उन्हें आपका एप्लीकेशन ढूंढने में काफी आसानी होगी और वो इमीडिएट एक्शन ले पाएंगे। तो गाइस, देखा आपने कि कितना सिंपल और इजी है इंडोनेशिया का ई वीजा ऑन अराइवल को अप्लाई करना। वैसे तो आपने देखा होगा कि 30 दिनों के लिए हमें वीजा मिल जाता है, लेकिन आप चाहे तो इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर अनदर 30 डेज। तो अब वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इसके एक्चुअली मल्टीपल ऑप्शन है एक्सटेंड करने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए। मान लो आप इंडोनेशिया में हो लेकिन अभी आपको अपने ई वीजा को एक्सटेंड कराना है, तो बस यहाँ पर हम एक्सटेंड माई वीजा पर क्लिक करेंगे और इनपुट योर पासपोर्ट नंबर पर हमें अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम पासपोर्ट नंबर डाल देता हूँ। चूज द नेशनलिटी में हम सिलेक्ट करेंगे इंडिया और चूज योर डेट ऑफ बर्थ में हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ 1 जनवरी 2000 करके और फाइंड पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन डेट, रजिस्टर नंबर और अपना पूरा नाम देख सकते हो। तो एक्शन के नीचे डिटेल उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्शन के नीचे ब्लैंक है, लेकिन आपके केस में एक्सटेंड लिखा हुआ रहेगा। तो बस आपको एक्सटेंड पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वंस अप्रूव्ड अ लिंक टू डाउनलोड द वीजा विल बी सेंड टू योर ईमेल, यानी कि आपके ईमेल पर एक लिंक भेज दिया जाएगा और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो सीधा आप इस वीजा एप्लीकेशन पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे रहेगा डाउनलोड ई वीजा करके। तो बस आपको अपने एक्सटेंडेड ई वीजा को डाउनलोड करना है और आप कुछ और दिन इंडोनेशिया में रह सकते हो। और बाय द वे, अपने वीजा को एक्सटेंड करने का दूसरा भी ऑप्शन है। अगर आप अपने ई वीजा के बॉटम पेज पर देखोगे तो वहाँ पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा और वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इफ यू वांट टू एक्सटेंड दिस वीजा प्लीज कम टू इंडोनेशिया एंड स्कैन द QR कोड अबव। तो बस आपको ये QR कोड स्कैन करना है और एक लिंक आपको मिल जाएगी। आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है और आप सीधा अपने वीजा एप्लीकेशन के पेज पर चले जाओगे, जहाँ पर आप राइट साइड में एक एक्सटेंड का ऑप्शन देख सकते हो, जिसे क्लिक करके आप अपना ई वीजा को एक्सटेंड कर सकते हो। और बाय द वे, वीजा एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है वो 5 to 7 वर्किंग डेज का होता है। तो विदिन 5 to 7 वर्किंग डेज में आपका जो वीजा है वो एक्सटेंड हो जाता है। तो देखा आपने कि इंडोनेशिया का ई VOA को एक्सटेंड करना काफी सिंपल और इजी है। अब यहाँ पर मैं 2 चीज आपको बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि मैं चले जाता हूँ इंडोनेशिया और वहां पर मैं 5 दिनों के लिए रहता हूँ और 5 दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर और 30 दिनों के लिए एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि मेरा प्लान है यहाँ पर 2 महीने तक रहने का। तो विदिन 5 डेज में इसे एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सटेंड करने का ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। तो एक्सटेंड करने के लिए आपको एटलीस्ट ज्यादा टाइम वहां पर स्पेंड करना पड़ेगा और जो एक्सटेंड करने का जो ऑप्शन भी है वो आपको लास्ट के जो 14 डेज है उसमें ही आपको मिलेगा। यानी कि मान लो आप 30 तारीख को आपका जो वीजा है वो एक्सपायर होने वाला है, तो जो लास्ट 14 डेज होगा ना उसके बीच में ही आपको एक्सटेंड का ऑप्शन मिलेगा और तब जाके आप अपना जो ई VO है उसे एक्सटेंड कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते कि आज है 1 तारीख और मेरा 15 तारीख को जो वीजा है वो एक्सपायर होने वाला है, तो मैं आज ही उसे एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं कल कोशिश करूंगा 2 तारीख को, तो मुझे वो एक्सटेंड का ऑप्शन वेबसाइट पर दिखाई देगा। यानी कि 2 से 15 तारीख तक हो जाता है 14 दिन। तो विदिन 14 डेज मैं अपने ई वीजा को एक्सटेंड कर सकता हूँ, उसके पहले मुझे ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान देना।
और दूसरा ये भी है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लास्ट के 14 डेज तो आपको मिल रहे हैं एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन आप एकदम आखिरी दिन पर आप अपने जो ई वीजा ऑन अराइवल है उसे एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करते हो, तो वो भी गलती मत करना। जो ई वीजा ऑन अराइवल है अगर एक्सटेंड हुआ ही नहीं तो फिर आप बहुत बड़ी दिक्कत में फंस सकते हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि जैसे ही आप मतलब जो आखिरी का जो 14 डेज रहेगा, जैसे आपको एक्सटेंड का ऑप्शन दिखाई देगा ना, तो इमीडिएटली आप उसे अप्लाई कर देना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान देना। अब दूसरा ये है कि मान लेते कि मैं वहां पर रह रहा हूँ और 30 दिन हो गया, लेकिन मैंने मतलब अपना जो ई वीजा ऑन अराइवल है उसे एक्सटेंड किया ही नहीं और मैं और 10 दिन वहां पर रह गया। तो ऐसे में क्या होगा कि आज नहीं तो कल में पकड़ा तो जाओगे नो डाउट, और जब पकड़ा जाओगा तो मुझे जो है वो पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो भी 10 लाख IDR यानी कि इंडोनेशिया रुपया, यानी कि वो होता है कुछ 5-5.5 हजार के आसपास, वो भी पर डे। यानी कि अगर मैं 10 दिन वहां पर एक्स्ट्रा रहा हूं तो पर डे के हिसाब से मुझे 5,000 रुपए तो मतलब 5-5.5 हजार रुपए तो मुझे देना ही होगा। प्लस जो कानूनी कार्रवाई होगी मुझ पर वो अलग से होगी और शायद मुझे वो बैन ही कर देंगे इंडोनेशिया में आने के लिए। तो ये तो आप गलती से भी गलती मत करना। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, यानी कि ई वीजा ऑन अराइवल और वीजा ऑन अराइवल में क्या एडवांटेज हमें मिलता है और क्या डिसएडवांटेज हमें मिलता है। अब मान लेते हैं कि मैंने प्लान किया कि मैं वीजा ऑन अराइवल ही लूंगा और मैं सीधा चले जाता हूँ बाली, और वहां पर फिर मुझे लैंड करने के बाद चले जाना पड़ता है वीजा ऑन अराइवल के काउंटर पर, जहां पर मैं फॉर्म भरता हूँ और पेमेंट भी करता हूँ। लेकिन उसका जो लाइन रहती है वो मतलब इतनी लंबी लाइन रहती है उसके लिए कि मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए ही, यानी इतनी लंबी लाइन रहती है। जबकि अगर आप ई वीजा ऑन अराइवल को देखोगे तो इसे हमें सिर्फ ऑनलाइन ही फिल करना पड़ता है और विद इन 3 to 5 मिनट्स आपको आपका ई वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, यानी कि आपका ई वीजा मिल जाता है और आप फिर सीधा जैसे लैंड करते हो बाली में तो आपको वीजा ऑन अराइवल के काउंटर पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप सीधा चले जाते हो इमिग्रेशन में और इमिग्रेशन में बस अपने डॉक्यूमेंट्स देकर 5 मिनट में आप क्लियर करके बाहर निकल सकते हो। तो ये एक एडवांटेज है ई वीजा ऑन अराइवल को लेने का। हालांकि यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी है ई वीजा ऑन अराइवल को लेकर कि जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते ना तो हमें 5 लाख IDR तो देना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ हमें 19,500 भी हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो कि एक चार्ज होता है डेबिट कार्ड चार्ज, तो वो भी हमें देना पड़ता है। तो जो 19,500 है वो लगभग 104 रुपए के आसपास होता है। हालांकि इतना बड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन 104 रुपए आपके यहाँ पर कटते हैं। जबकि वीजा ऑन अराइवल में आपको सिर्फ 5 लाख IDR ही देना पड़ता है, यानी कि 2,662 रुपए आपको देने पड़ते हैं, उससे ज्यादा आपको देना ही नहीं पड़ता है। लेकिन वही ई वीजा ऑन अराइवल को फिल करते वक्त आपको 2,662 के साथ साथ आपको 104 रुपए भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो ये डिफरेंस है और मतलब ये छोटा डिसएडवांटेज है ई वीजा ऑन अराइवल को लेकर। तो गाइस यहाँ पर एक और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इमिग्रेशन का जो प्रोसेस होता है ना इंडोनेशिया में, वो काफी स्मूथ होता है। वो कुछ भी सवाल पूछते ही नहीं आपसे, अगर पूछ भी लेंगे तो शायद 1 या 2 सवाल ही पूछेंगे कि आप कितने दिनों के लिए आए और आप कहाँ पर रहने वाले हो, बस उससे ज्यादा तो वो सवाल पूछते ही नहीं। एकदम सिंपल होता है, एकदम मतलब एकदम स्मूथ होता है इमिग्रेशन। लेकिन जैसे आप इमिग्रेशन क्लियर करते हो ना तो आप बाहर नहीं निकल पाते हो, आपको एक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ता है। बेसिकली यू हैव टू डिक्लेयर व्हाट गुड्स यू आर कैरिंग अलोंग विद यू, यानी कि आप अपने साथ क्या लेके आए हो, कुछ इलीगल चीज तो नहीं लेके आए ना, तो ये हमें वहां पर बताना पड़ता है। तो इसके लिए हमें वो जो कस्टम डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो वहां पर फिल करना पड़ता है। वैसे तो हम उसे ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, यानी कि इंडोनेशिया जाने से 3 दिन पहले भी हम उसे फिल कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। और अगर आप बाली जा रहे हो तो आपको एक टूरिस्ट लेवी यानी कि टूरिस्ट टैक्स भी पे करना पड़ता है, वो भी ऑनलाइन ही करना पड़ता है, या फिर आप वहां पर भी कर सकते हो। तो उसके बारे में भी मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या हमें ई वीजा ऑन अराइवल हमेशा लेना ही चाहिए? तो यहाँ पर मैं कहूंगा नहीं। अगर आप बाली जा रहे हो तो उस केस में मैं जरूर आपसे कहूंगा कि आपको ई वीजा ऑन अराइवल तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर जो वीजा ऑन अराइवल के लिए जो लाइन रहती है वो काफी लंबी रहती है और 1 से 1.5 घंटा तो आपका ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन वही अगर आप इंडोनेशिया में किसी और जगह पर जाने वाले हो, मान लेते हैं आप जकार्ता जाने वाले हो या फिर बैटम जाने वाले हो, तो उस केस में आपको ई वीजा ऑन अराइवल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां पर तो आप वीजा ऑन अराइवल के थ्रू भी आप जा सकते हो। वहां पर लोग भी आपको काफी कम दिखाई देंगे एयरपोर्ट पर, शायद 20 से 25 लोग ही होंगे आपके सामने, और आप वहां पर 15 से 20 मिनट में आप अपना जो इमिग्रेशन है वो क्लियर करके बाहर निकल सकते हो। उस केस में तो आपको वीजा ऑन अराइवल ही लेना चाहिए, ई वीजा ऑन अराइवल लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अगर आप बाली जा रहे हो तो आप ई वीजा ऑन अराइवल जरूर ले लेना। अब यहाँ पर कुछ सवाल आपके मन में आ रहे रहेंगे ई वीजा ऑन अराइवल को लेकर, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहला शायद सवाल आपके मन में यही आ रहा होगा कि कितना जल्दी हमें ई वीजा ऑन अराइवल को अप्लाई करना चाहिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो ई वीजा ऑन अराइवल है वो विद इन 3 to 5 मिनट्स में आपको मिल जाता है, लेकिन कुछ केसेस में 2 से 3 दिन भी ले लेता है और कुछ केसेस में तो 5 से 7 दिन भी लग जाता है अगर कुछ टेक्निकल एरर रहा तो सिस्टम में। तो इसीलिए आप 10 से 15 दिन पहले ही आप जो ई वीजा ऑन अराइवल है उसे अप्लाई कर देना, जिससे कि यू विल बी ऑन अ सेफेस्ट साइड। अब दूसरा सवाल शायद ये होगा कि मान लेते कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने शायद कुछ गलती कर ली होगी, या शायद आपने कुछ नाम गलत डाल दिया होगा, या फिर शायद स्पेलिंग मिस्टेक कर लिया होगा। तो उस केस में
क्या हम अपना जो एप्लीकेशन है उसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था फॉर्म फिल करते समय कि जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहले अपने आपको रजिस्टर कर लेना। अगर आप ऐसे गेस्ट फॉर्म फिल करोगे तो शायद आपको एडिट करने का मौका ही ना मिले, लेकिन अगर आप अपने आपको रजिस्टर करोगे ना उस ऑफिशियल वेबसाइट पर तो आपको थोड़ा बहुत एडिट करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान देना। अब तीसरा और आखिरी सवाल कि आपको इंडोनेशिया क्यों जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली 26 जनवरी को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आए थे प्रभावो सुबियांतो, और इसकी वजह से इंडिया और इंडोनेशिया का जो रिलेशन है वो और भी एकदम मतलब मजबूत हो चुका है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमें ऑन अराइवल वीजा लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शायद ये वीजा फ्री कर दिया जाएगा फॉर इंडियंस, हु नोज। लेकिन इंडोनेशिया जाने का एक्चुअल में जो रीजन है वो ये है कि वहां पर आपको खूबसूरत लैंडस्केप दिखने मिलता है, प्लस वहां का जो रिच कल्चर है वो भी आपको देखने मिलेगा। वहां के जो टेम्पल्स है वो तो मतलब एकदम जबरदस्त है, और वहां पर टोटल 17,000 आइलैंड्स है तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लस वहां पर आप सर्फिंग कर सकते हो, स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, जंगल ट्रैकिंग भी कर सकते हो, प्लस हाइकिंग भी कर सकते हो। तो बहुत सी चीजें वहां पर करने के लिए, इसलिए मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको तो इंडोनेशिया जाना ही चाहिए। यहाँ पर मैं और एक सवाल ऐड कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता कि इंडोनेशिया कब जाना चाहिए, कौन सा मतलब महीना सबसे बेस्ट रहता है। तो सबसे बेस्ट जो मंथ रहता है वो रहता है बिटवीन अप्रैल टू अक्टूबर, क्योंकि तभी जो वेदर है वो भी सनी रहता है और क्राउड भी एकदम कम रहता है। लेकिन जुलाई और अगस्त में मतलब वो एकदम पीक सीजन रहता है, तब तो आपको भर भर के क्राउड मिलेगा। इसलिए अगर आपको क्राउड पसंद है तो आप जुलाई और अगस्त में चले जाइए, नहीं तो फिर आप अप्रैल से जून के बीच में जा सकते हो या फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में जा सकते हो, तब आपको क्राउड थोड़ा कम मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करना, और उन लोगों के साथ भी शेयर करना जो इंडोनेशिया जाने वाले होंगे या फिर जाने का प्लान कर रहे होंगे। एटलीस्ट ये वीडियो देखकर उनकी थोड़ी तो मतलब हेल्प हो जाएगी, प्लस वो थोड़ा बहुत अवेयर भी हो जाएगी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इंडोनेशिया में। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप भी ट्रैवल करें, और इसलिए मैं ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो जाए। क्योंकि एज ए ट्रैवलर हमें एक दूसरे की मदद तो करते रहनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो बस मैं अपना जो नॉलेज है वो आपके साथ मैं शेयर करते रहता हूँ, जिससे कि आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाता है, और घूमते वक्त आपको भी मतलब सब कुछ पता रहता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो टाइम निकालकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपके कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछ लेना, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप इंस्पायरिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय।